हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम 6 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ रिपोर्ट एंड रैंकिंग पे, इसके बाद हम नेशनल और स्टेट न्यूज़ देखेंगे। वीडियो के एंड में हम कुछ अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है वो देखेंगे और फिर हम रिवीजन क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे है। 2 क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो स्टूडेंट न्यू है, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं पूजा जैन CA 247, तो भी आप मेरे टेलीग्राम से इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और बाकी सब लोगों के लिए अपडेट है कि मैंने जो मे मंथ का कंपाइलेशन में सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, अवार्ड्स एंड ऑबिचुरीज कंप्लीट करा दी है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा मे मंथ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रैंकिंग पे जिसका नाम है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 रिसेंटली रिलीज की गई है और ये आपका 21 नंबर का एडिशन है। ओके, इसमें टोटल 1500 यूनिवर्सिटीज को फीचर किया गया है, मतलब 1500 यूनिवर्सिटी अलग अलग कंट्रीज की इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल रैंकिंग में फर्स्ट कौन है। तो फर्स्ट नंबर पे, वो भी पहली बार नहीं, 13th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, 13वीं बार लगातार, 13 ईयर लगातार यहाँ पर MIT ने टॉप किया है। MIT ने टॉप किया है। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? IIT बॉम्बे है। IIT बॉम्बे ने इंडिया में टॉप किया है। अगर हम IIT बॉम्बे की ग्लोबल रैंकिंग देखेंगे तो ग्लोबल रैंकिंग 118 आपको मिल जाएगी। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 21st एडिशन अनाउंस हुआ है एंड 13th टाइम टॉप पर है MIT। इंडिया में टॉप पर कौन सा है? IIT बॉम्बे, और IIT बॉम्बे की ग्लोबल रैंकिंग कितनी है? 118 है। अब USA टॉप पर है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज जिनकी रैंकिंग की गई है इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है वो है USA। तो यहाँ पर आप देखेंगे USA की टोटल 197 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है या इनको फीचर किया गया है। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया की टोटल 46 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है और इंडिया की रैंकिंग आती है 7th नंबर पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो 7th नंबर पे इंडिया आपको देखने को मिलेगा और इंडिया की 46 यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड किया गया है। एशिया में इंडिया 3rd नंबर पे आता है, चाइना और जापान के बाद। डन इतनी चीजें? ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है इसको राइजिंग स्टार अवार्ड दिया है फ्रॉम QS वर्ल्ड रैंकिंग फॉर द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट। जैसे कि मैंने कहा कि 46 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है इस रैंकिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हुई है, इंप्रूवमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, केवल IIT इंदौर को छोड़कर। और सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में हुआ है, इसलिए इसे राइजिंग स्टार अवार्ड भी दिया गया है। तो राइजिंग स्टार अवार्ड किसे दिया है? गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को दिया गया है। आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं टॉप 5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जिनकी रैंकिंग की गई है। पहले नंबर पे MIT जिसको स्कोर मिला है 100। फिर आता है आपका इंपीरियल कॉलेज लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि USA और UK की ही सारी यूनिवर्सिटीज आपको दिख रही हैं। अब बात करेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया में टॉप 100 पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। टॉप 150 में आपको 2 यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएंगी, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। IIT बॉम्बे की ग्लोबल रैंकिंग 118 है और IIT दिल्ली की ग्लोबल रैंकिंग 150 है। तो टॉप 150 में केवल 2 इंडियन इंस्टीट्यूट इंक्लूड किए गए हैं, विच इज IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली। 3rd नंबर पे IISc बेंगलुरु, फिर IIT खड़गपुर और IIT मद्रास आपको देखने को मिलेगा। ये टॉप 5 इंडियन इंस्टीट्यूट हमने देख लिए। डन, तो ये रैंकिंग क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम स्टेट न्यूज में। अब पता है हरियाणा स्टेट, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और इसको फंड कौन कर रहा है? तो इट इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू एड्रेस द एयर पॉल्यूशन इन द स्टेट।
ठीक है। पहले जो एनसीआर एरिया है, एनसीआर एरिया में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स और जो भी सिटीज आती हैं हरियाणा की, पहले उनमें इसे फेज मैनर पे लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद पूरे हरियाणा में इसे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। इसमें आपको एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। प्राइमरी एजेंडा क्या है कि लोग ईवी जो व्हीकल पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज, उसको अडॉप्ट करें। इसके बदले में इंसेंटिव भी दिया जाएगा और जो पुराने व्हीकल से जो पॉल्यूशन करते हैं उनको भी फेज आउट किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर्स होंगे जिन पे फोकस किया जाएगा वो इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, हाउस होल्ड पोल्यूशन है और बायोमास बर्निंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो एयर क्वालिटी मैनेजर्स होते हैं या एयर क्वालिटी पर्सनल्स होते हैं उनको बेसिकली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी किस तरीके से आपको एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। डन। नेक्स्ट है द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इज एट तासीगंज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में जो मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है वहां पर आपको एक विलेज देखने को मिलता है विच इज तासीगंज। एंड तासीगंज वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है जिसकी हाइट 15,256 फीट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं? 62 वोटर्स है, जो कि ये जो विलेज है ना वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे सिचुएटेड है और यहाँ पर भी अभी पोलिंग हुई थी, लोगों ने वोट कास्ट किए हैं अपने, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। पहली बार इसे 2019 में सेटअप किया गया था, मतलब 2019 के जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे ना तब पहली बार यहाँ पर वोटिंग स्टेशन को या पोलिंग बूथ को तैयार किया गया था। तासीगंज वॉज डिक्लेयर अ मॉडल पोलिंग स्टेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बिहार स्टेट की एक स्कीम के बारे में जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो पहली चीज, ये मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार गवर्नमेंट की स्कीम है और ये स्कीम 1 अप्रैल 2019 से फोर्स में है, 2019 में से लागू कर दिया गया था। नाम से समझ में आ रहा है वृद्धजन मतलब जो पर्सन 60 ईयर अबव है उनको पेंशन दी जाती है। बहुत सारी स्कीम अलग अलग स्टेट्स में चलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी चलती है लेकिन उसमें बीपीएल कार्ड होल्डर, एससी, एसटी इस तरीके से सेग्रीगेशन होता है। बट यहाँ पर जो स्कीम है ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल जो बिहार का रेसिडेंस है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सभी के लिए ये स्कीम है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो बिहार स्टेट से है और उसकी एज 60 ईयर से लेकर 79 के बीच में है तो उसको 400 रुपीज पर मंथ पेंशन दी जाएगी और अगर 80 से अबव एज है तो उसे 600 रुपीज पर मंथ पेंशन दी जाएगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। सिंपल। अभी न्यूज में क्यों है? अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने रिसेंटली 890 करोड़ रुपीज यहाँ पर फंड दिया है। 898 करोड़ रुपीस का फंड दिया है फॉर चीफ मिनिस्टर एल्डरी पेंशन योजना, जिसे हम मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब फसाई। तो फसाई ने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। क्या कहा है? यहाँ पे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उनको कहा है ये जो फ्रूट जूस होते हैं उसमें 100% जैसा कुछ नहीं होता। आप लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं जैसे कि आप लोग ने रियल जूस और दूसरे जूसेस की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी 100% जूस, तो 100% ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फसाई कहता है कि हमारी गाइडलाइंस भी कहती है कि किसी भी प्रोडक्ट में आप 100% क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनको फसाई ने कहा है ये आप 100% का जो क्लेम कर रहे हैं आप उसको रिमूव कीजिए, आप वापस से री एडवर्टाइजमेंट कीजिए और आपने अगर पहले से ही कुछ प्रिंटिंग करा के रखी है तो आप उसे एग्जॉस्ट कर दो, खत्म कर दो 1 सितंबर 2024 से पहले, ऐसा फसाई ने कहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं Food Safety and Standard Authority of India has issued a directive mandating all the food business operator to remove any claim of 100% fruit juice from the labels and advertisement। यहाँ पर ये बात कही गई है और कहा है कि it has also instructed to all food business operator to exhaust all existing pre-printing packaging material before 1 September 2024। ये बात यहाँ पर कही, कोई भी यहाँ पे 100% क्लेम नहीं करेगा। नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट न्यूज है, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान के बारे में।
यहाँ पर एक PIB का डेटा है, आप देख पाएंगे 31 मई 2023 को यहाँ पर हमारे मिनिस्ट्री ने, कैबिनेट ने अप्रूव किया था वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, जिसमें आपको फेयर प्राइस शॉप, बहुत सारे आपके सोसाइटीज एंड वेयर हाउसेस देखने को मिलते हैं। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है, जिसमें कई सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी स्कीम है, उन सभी को कन्वर्ज करके बेसिकली इसे तैयार किया गया था। ठीक है, अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनकी पहली मीटिंग हो रही है। एक्चुअली 2023 में इस स्कीम को फेज मैनर पे या पायलट बेसिस पे 11 स्टेट में लॉन्च किया गया था। अब इन 11 स्टेट में क्या प्रोग्रेस हुई है उसको रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग हो रही है, और ये पहली मीटिंग है इसलिए न्यूज में है। So Ministry of Corporation has organized the first meeting of National Level Coordination Committee for the world largest grain storage plant in New Delhi. Reason क्या है? To review the status of implementation of its pilot project in 11 state, और इसे 2023 में इनिशिएट किया गया था। ठीक है, इसका प्लान क्या है? तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एट द प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लेवल पे, फेयर प्राइस शॉप्स, वेयर हाउस वगैरह सेटअप करना, प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप करना इसका टारगेट है। 11 स्टेट कौन कौन से थे जहां पर इस स्कीम को पायलट बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आप देख पाएंगे MP, UP, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आसाम है, और ऊपर की तरफ उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये वो स्टेट है जहां पर आप देखेंगे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? तो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद द सपोर्ट ऑफ नाबार्ड एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे CSIR का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, और फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट को PI चेक प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसका प्रोजेक्ट है ये? CSIR। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इस प्रोजेक्ट को 7 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अभी क्यों न्यूज में है? अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि CSI का ये जो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इसने एक माइलस्टोन अचीव किया है और 10,000 लोगों का सैंपल रेडी किया है, मतलब 10,000 लोगों के सैंपल को कलेक्ट करके एक डेटाबेस तैयार किया है। तो CSIR के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं, उनके जो भी स्पाउस हैं, उन सबका डेटाबेस, लगभग 10,000 लोगों का डेटाबेस यहाँ पे तैयार किया गया है। ये डेटाबेस किस चीज का है अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला इस थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसे PI चेक के नाम से जाना जाता है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहरेंट नॉलेज बेस। ये इसका इनिशिएटिव है CSIR का, 7 दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। और ये पैन इंडिया का पहला एक प्रोजेक्ट है जो स्टडी करता है कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीज पे। कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीज में आपकी डायबिटीज और आपके कार्डिक डिसीज, लीवर डिसीज, ये सारे डिसीज यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। तो लगभग 17 स्टेट की 24 सिटीज में कई सारे क्वेश्चंस को पूछते हुए इस सर्वे को कंडक्ट किया गया, जिसमें लोगों की हेल्थ हैबिट, डेली जो उनकी हैबिट्स होती हैं, लाइफ स्टाइल होती है, उन सारे डेटा को यहाँ पे कलेक्ट किया गया, जिससे हम यहाँ पे पता लगा सके कि आखिरकार ये जो कार्डिक अरेस्ट हो रहे हैं या दूसरी जो बीमारी हो रही है उनका रीजन क्या है, और लाइफ स्टाइल में हमें किस तरीके से चेंजेस करने की जरूरत है। यहाँ पर CSIR प्रमोट करता है P4 हेल्थ केयर को, मतलब प्रोडक्टिव, पर्सनलाइज, पार्टिसिपेटरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करता है। CSIR के बारे में बात करते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फॉर्मेशन 1942 में न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसको फंड कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको फंड करती है, लेकिन ये अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका काम होता है अलग अलग फील्ड में रिसर्च करना, जैसे कि बायोलॉजी, एरोस्पेस, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल साइंस की फील्ड में रिसर्च करने का काम CSIR करता है। डन।
चलिए, अब आप लोगों ने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में और उनके मिशन के बारे में जरूर सुना होगा। जब भी जहां भी कुछ भी क्राइसिस होता है कि सिविल वॉर चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है, गवर्नमेंट डूब गई है, मिलिट्री रूल आ गया है, ऐसा कोई भी सिनेरियो बनता है तो वहां पे यूनाइटेड नेशन अपने एक फोर्सेस को डिप्लॉय करने का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूएन असिस्टेंट मिशन फॉर इराक, जिसे उनामी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, सो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यहाँ पे रिसेंटली वोटिंग की है कि जो उनामी मिशन लॉन्च किया था 2003 में इराक में, इसको हम क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वोटेड टू एंड द यूएन मिशन इन इराक दैट वाज सेट अप आफ्टर द 2003 यूएस लेड इन्वेजन। और यहाँ पे इस मिशन को क्लोज करने की बात की है। 31 दिसंबर 2025 तक इस मिशन को क्लोज कर दिया जाएगा इराक में, ठीक है। इतनी चीजें, क्योंकि इराक अब अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को खुद मैनेज कर सकता है। उनामी मिशन को क्यों लॉन्च किया गया था, जिससे वॉर के बाद वहां की गवर्नमेंट को रिस्टोर किया जा सके। डन। चलिए, अब बात करते हैं इसरो का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है प्रभा। तो प्रभा क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, जब आप कोई भी एरोस्पेस व्हीकल्स को लॉन्च करते हैं तो उन एरोस्पेस व्हीकल्स में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ आपने क्रायोजेनिक फ्लूइड या लिक्विड इस्तेमाल किया है। और जो फ्लूइड होते हैं उनकी अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जब वो इंडियन एटमॉस्फेयर में री एंटर करते हैं या स्पेस में भेजे जाते हैं तो उस समय क्या है, क्या चेंजेस हो रहा है, उसका एनालिसिस किया जाता है। इसलिए यहाँ पे एक प्रभा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है फॉर एरोडायनेमिक डिजाइन एंड द एनालिसिस, ठीक है। तो इसरो ने इसको डेवलप किया है। इसरो का एक ब्रांच है जिसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसके द्वारा इस प्रभा सॉफ्टवेयर को रेडी किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, पैरेलल RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस। RANS एक टर्बुलेंस मशीन या टर्बुलेंस आप बोल सकते हैं। तो पैरेलल RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस, प्रभा का फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर एरोडायनेमिक्स और एरोथर्मल एनालिसिस करने के लिए तैयार किया गया है हमारे एरोस्पेस व्हीकल्स के लिए। जैसे कि अपकमिंग हमारा गगनयान मिशन है, या हम PSLV GSLV अलग अलग रॉकेट को लॉन्च करते रहते हैं जिनमें हम इंजन और क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे एरोस्पेस व्हीकल में टेस्टिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। पर्पस क्या है, टू सिमुलेट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो ऑन द वेरियस एरोस्पेस व्हीकल इंक्लूडिंग लॉन्च व्हीकल, विंग्ड एंड नॉन विंग्ड री एंट्री व्हीकल। इसका फर्स्ट इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, गगनयान प्रोग्राम में इसका पहला इस्तेमाल रिसेंटली किया जाना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जैसे कि कहा था कि कुछ पर्सन है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहले पर्सन है जिनका नाम है कृष्णा पारेख। और कृष्णा पारेख जो है वो एक काउंटर टेररिज्म टीम, मुंबई की एक पुलिस टीम से बिलोंग करते हैं। और रिसेंटली इन्हें हिंदी साहित्य भारती अवार्ड दिया गया है, जो कि एक एनुअल अवार्ड होता है। द फेमस एनुअल हिंदी साहित्य भारती अवार्ड हैज बीन गिवन टू द कृष्णा पारेख, हु इज वेल नोन फॉर द लीडिंग मुंबई पुलिस स्पेशल काउंटर टेररिज्म टीम, ठीक है। यहाँ पे रिसेंटली मुंबई में एक मल्टी कल्चरल प्रोग्राम या इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम था सब में राम शाश्वत श्री राम इवेंट। और इस इवेंट में बेसिकली इन्हें हिंदी साहित्य भारती अवार्ड दिया गया है। और ये अभी देखेंगे आप जून के समय ये 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर चुके हैं। इन्होंने ना भगवान राम को पोस्ट कार्ड किया था, मतलब कई सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स सेंड किए हैं भगवान राम को, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें 3 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है कृष्णा पारेख को। नेक्स्ट है सिद्धलिंगा पट्टनसेट्टी विंस गुदलिप्पा हल्लीकेरी अवार्ड 2024। तो सबसे पहले ये गुदलिप्पा हल्लाकेरी अवार्ड क्या होता है, तो कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो लिटरेचर, सोसाइटी, सोशल सर्विस में अच्छा काम करते हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जिस तरीके से गांधी जी की जो विचारधाराएं थी, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, सेम आइडियोलॉजी आपको एक और फ्रीडम फाइटर की देखने को मिलती है जो कि बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है गुलिप्पा हल्लाकेरी, और इनके नाम पे ही ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पोएट है, प्ले राइटर है जिनका नाम है सिद्धलिंगा पट्टनासेट्टी, जिनको ये अवार्ड दिया गया है 2024 के लिए, ठीक है। और ये 19th नंबर का एडिशन है। 19th नंबर का अवार्ड रिसेंटली दिया गया है क्योंकि 6 जून को, मतलब आज ही के दिन, आप देखेंगे गुदलिप्पा हल्लाकेरी की बर्थ एनिवर्सरी आपको देखने को मिलेगी। इस अवार्ड में 25,000 रुपीज दिया जाता है, ठीक है।
अगला नाम आता है दुती चंद का, और इनको तो सभी लोग जानते हैं, इंडिया के एक स्टार एथलीट हैं। और नाडा ने, मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने रिसेंटली दुती चंद को 4 ईयर के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। ठीक है, ये अर्जुन अवार्डी भी हैं, इनको 2020 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। चलिए अगला नाम और लास्ट नाम देखते हैं आज का हम। नाम क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुंडा जॉइस पास्ड अवे रिसेंटली। अब ये गुंडा जॉइस कौन थे, तो यहाँ पर आपको कर्नाटका जाना पड़ेगा, स्पेशली शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आपको एक डायनेस्टी देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसका नाम है केलड़ी डायनेस्टी। तो केलड़ी डायनेस्टी पर रिसर्च करने वाले एक एक्सपर्ट थे जिनका नाम था गुंडा जॉइस। इनका निधन हो गया है और इन्होंने कई सारी स्क्रिप्ट्स को और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का काम किया है, इसलिए लोग इन्हें केलड़ी गुंडा जॉइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी जो केलड़ी डायनेस्टी है ये 1499 से लेकर 1763 के बीच में आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका समय क्या है, 1499 से लेकर 1763 के पास का समय है। प्रेजेंट डे शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या था, जब विजयनगर एम्पायर था और यहाँ पे तालीकोटल का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में हुआ था। और बैटल ऑफ तालीकोटा जब हुआ तो विजयनगर एम्पायर डिमोलिश हो गया और उसके बाद केलड़ी डायनेस्टी का उदय हुआ था। इन्होंने लंबे समय तक रूल किया जब तक हैदर अली नहीं आते, और जब हैदर अली मैसूर के सुल्तान बनते हैं तो उन्होंने बेसिकली केलड़ी डायनेस्टी को खत्म करके उनके एरिया को कॉन्कर करने का काम किया था। ठीक है, ओके। बिरमा माजी लास्ट क्वीन थी केलड़ी डायनेस्टी की, तो इन पे रिसर्च करने का काम, इनके मैन्युस्क्रिप्ट, इनके जो आर्टिफैक्ट्स है उनको कलेक्ट करने का काम बेसिकली इन्होंने किया था, जिनका नाम था गुंडा जॉइस, और ही पास्ड अवे रिसेंटली इन कर्नाटका। डन। चलिए अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में। जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं पहले वो देख लेते हैं और भी नए क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रभा सॉफ्टवेयर। तो प्रभा सॉफ्टवेयर के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज डेवलप्ड बाय द अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, एंड सेकेंड है द प्रोग्राम हैज बीन यूटिलाइज्ड इन द गगनयान प्रोजेक्ट फॉर एरोडायनेमिक्स एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। तो पहली चीज तो यार, इसको अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन ने लॉन्च नहीं किया, ना ही डेवलप किया, ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है किसने, इसरो ने। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। हाँ, सेकंड बिल्कुल सही, गगनयान प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो सेकंड ओनली। The 4 age group of the categorization of books on the राष्ट्रीय ई पुस्तकालय as per the national education policy। कल मैंने आपको राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के बारे में बताया था, जिसमें आपको 4 ग्रुप्स भी बताए थे मैंने कैटेगराइज करके, 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने 5 जून को सेलिब्रेट किया, उसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज द ग्लोबल होस्ट फॉर 2024। 2024 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसे होस्ट ग्लोबल किसने किया था, ग्लोबली होस्ट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने किया था, और एवरी ईयर इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे पहला जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उसको 1973 में सेलिब्रेट किया गया था, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी। Which country has recently banned the entry of Israeli passport holder? तो रिसेंटली मालदीव ने जो इजरायली पासपोर्ट होल्डर हैं उनको बैन कर दिया है अपने देश में आने के लिए। जो अभी गाजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अगेंस्ट में बेसिकली ये एक्शन लिया गया है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट हैज अ न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लू आंट बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। अभी तक आपने लाल चींटी देखी होगी, काली चींटी देखी होगी, अब यहाँ पर एक ब्लू कलर की आंट को डिस्कवर किया गया है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो सियांग वैली है वहां पर इस ब्लू आंट को डिस्कवर किया गया है। अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। ठीक है, इसका नाम नीला कलर, मतलब नीले कलर की है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, तो आप देखेंगे पारा ट्रैक्चीना नीला, इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विथ whom has the defense ministry jointly hand to set up dedicated टेलीमानस सेल फॉर द आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ, और एक टेलीमानस सेल को सेटअप किया है आर्म फोर्सेस के लिए। अभी टेलीमानस सेल क्या होती है, तो टेलीमानस सेल के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। टेलीमानस का मतलब है
हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक इनिशिएटिव है। इसमें बहुत सारे आपको लगभग 51 हमारे देश में टेलीमानस सेल ऑपरेशन कर रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल जिसको डिप्रेशन हो या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, जानकारी चाहिए हो, तो इन नंबर्स पे कॉल किया जा सकता है, जो कि 24/7 अवेलेबल है और नंबर है 14416 और ये सभी यूनियन टेरिटरी और स्टेट के लिए एक्सेसिबल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब हमारे जो आर्म फोर्स के पर्सनल्स होते हैं उनको भी तो प्रॉब्लम होती है, वो भी घर से दूर रहते हैं, कुछ मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए एक डेडिकेटेड टेली मेंटल सेल या टेलीमानस सेल को सेटअप किया जा रहा है और जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। अब यहाँ पे जो टेलीमानस इनिशिएटिव है इसको 2022 में लॉन्च किया गया था और अकॉर्डिंग टू द पीआईबी डेटा अभी तक 10 लाख से ज्यादा कॉल रिसीव हो चुके हैं जब से इसको लॉन्च किया गया है। Indigo will host the 81st annual general meeting of the International Airport Transport Association in which city in the June 2025। कल मैंने शॉर्ट न्यूज में आपके साथ डिस्कशन किया था कि जून 2025 में इंडिगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81st नंबर की मीटिंग को होस्ट करेगा और 42 ईयर्स के बाद इंडिया में इस मीटिंग को होस्ट किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। इसके पहले ये मीटिंग 1958 और 1983 में हुई थी। नेक्स्ट है, रिसेंटली नासा कोलैबोरेटेड विथ विच स्पेस एजेंसी टू डेवलप अ स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर द मून। जैसे हमारे देश में अपना एक टाइम जोन है, अपनी कंट्री में, अपने पूरे वर्ल्ड में एक टाइम जोन हमने डिसाइड किया है, वैसा ही नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलके चंद्रमा पे टाइम जोन डिफाइन करेंगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। Department of Higher Education recently signed an MOU with which organization for creating the digital library platform राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। तो राष्ट्रीय ई पुस्तकालय को डेवलप करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट को के साथ MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट है, Ministry of Corporation recently organized the first meeting of the National Level Coordination Committee for the world largest grain storage plant in New Delhi। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, इसे पायलट बेसिस पे 11 स्टेट में 2023 में इनिशिएट किया गया था। पूछा जा रहा है इन विच स्टेट द पायलट प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो मैंने 11 राज्यों के नाम आपको लिखकर बताए थे, यही रीजन था कि मैं उसको लिखकर बता रही थी। देखो याद करो, ये एमपी था, यहां पर पहुंच जाओगे तो यूपी, एमपी के साथ राजस्थान भी बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात भी करता है, महाराष्ट्र भी करता है, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटका कर लो, फिर कर्नाटका के साथ यहाँ तमिलनाडु कर लो, यहाँ पर आपको तेलंगाना देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पर पहुंचोगे नॉर्थ ईस्ट में तो असम मिल जाएगा और ऊपर जाओगे तो उत्तराखंड मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने मैपिंग की थी, बस यही बताने के लिए कि कौन कौन से स्टेट है। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटका है। 1 और 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके क्वेश्चन ऑफ द डे है। 2 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ और नेक्स्ट कंपाइलेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, जाते जाते लिंक को शेयर कर देंगे एंड पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेक केयर।